वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो ये क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंडर में पढ़ाने वाला हूँ, जो आप लोगों को बुक में हर जगह पर मिलती रहती है। यहाँ पर इकोनॉमी के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है, किस तरीके से हमारा सोसाइटी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पर एक्सचेंज किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ये जो क्लास है खास करके जो लोग यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का दो चीज़ें कवर होने वाली है। एक है आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ आपका जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी का पोर्शन है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर कराने वाला हूँ। मैंने पहले सोचा था कि ये जो क्लास है इसको मैं दो हिस्सों में या फिर तीन हिस्सों में बांट दूं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ आप लोगों को समझा दूं तो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी होगी। इस वजह से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ एक ही क्लास में समझाने की यहाँ पर इनिशिएटिव ली है। आशा करता हूँ ये जो आज का क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। आज के इस क्लास में हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का जो तीन मेन फीचर्स है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे एक्सचेंज के बारे में। अलग अलग थिंकर्स ने अलग तरीके से एक्सचेंज को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर कार्ल पोनानी ने किस तरीके का एक्सचेंज के बारे में बात की थी, वहाँ पर उन्होंने 3 मोड्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की है, रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज। इनको हम डिटेल में समझेंगे। फिर देखेंगे गिफ्ट, बार्टर, जजमानी सिस्टम, साइलेंट ट्रेड, पोटलास। इसके साथ साथ आखिर में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी हमारी सोसाइटी में किसके पास होती है और प्रॉपर्टी में क्या क्या डिवीजन हम देखते हैं। ये सारे चीज़ें आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इस क्लास को आप लोग ज़रूर सिस्टमेटिकली देखिएगा, क्योंकि आप अगर बीच में से कोई पोर्शन देखने वाले हो तो आपको शायद ना समझ में आए। इस वजह से इसको पहले से शुरुआत से अंत तक सिस्टमेटिकली देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके लिंक करके समझाता जाऊंगा। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का क्लास है ये हम शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम यहाँ पर मैंने दे दी है। आप लोग इन बुक का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हर जगह पर मिलेंगे। जब भी आप इकोनॉमी को पढ़ोगे आपको ये बुक्स मिलेंगे, और जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है वहाँ पर इन बुक्स का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बुक्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सारे जो 6 बुक्स है इसको याद करना मैंडेटोरी है। पहला है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से हमारी सोसाइटी में बदलाव आता है, यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में बताया था कार्ल पोनानी ने अपना बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर मार्शल मॉस का एक इंपॉर्टेंट बुक है द गिफ्ट। उन्होंने द गिफ्ट बुक में किस तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज किया जाता है, इसका क्या सोशल इम्प्लीकेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी, और ये बुक के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है द हिंदू जजमानी सिस्टम। इंडिया में हिंदूज में जो हम जजमानी सिस्टम देखते हैं उसके बारे में बुक लिखी थी विलियम H. वाइजर ने। फिर इमाइल डुर्खेम का बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की का 2 इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमी के रिलेटेड, एर्गोनाट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक और दाकुला। ये जो सारे बुक्स है ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मेलिनोस्की का जो कुला का कॉन्सेप्ट है ये मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर करा के रख दी है। मेलिनोस्की का जो डिटेल क्लास है वहाँ पर आपको ये कुला रिंग के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इमाइल डुर्खेम के बारे में भी ऑलरेडी क्लासेस है, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है?
हम जब सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं। सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ हम मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। जो फैमिली, मैरिज और किनशिप है, ये तीनों इंस्टीट्यूशन मैंने 3 सेपरेट क्लास में कवर करा दिए हैं। आज हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी सोसाइटी को हम इकोनॉमी के अलावा, इकोनॉमी के बगैर आज के टाइम पीरियड पे सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इसका मेन 3 चीज़ें हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। ये तीनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ही हमारी सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर बेस करके ही हमारा इकोनॉमी खड़ा हुआ है। हर जगह पर इकोनॉमी में हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। जब हमारा वर्ल्ड का शुरुआत हुई थी, जब इंसान स्टार्टिंग में थे, वहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं था, इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग सिर्फ जीते थे, शिकार करते थे, इस तरीके से खाते थे। और फिर धीरे धीरे जब लोग सिविलाइज होने लगे, लोग एक जगह पर इकट्ठा रहने लगे, तो बहुत सारे मोड्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट होने शुरू हो गए। पहले लोग एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते थे, फिर धीरे धीरे जब पैसा आया, मनी आया, तब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होने लगा। इस तरीके से हमारा सोसाइटी एकदम प्रिमिटिव, पुराने ज़माने की सोसाइटी से धीरे धीरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बदलाव होते हुए आज के सोसाइटी में हम आते हुए देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं सोसाइटी में। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन। हमारा सोसाइटी में हम प्रोडक्शन देखते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन देखी जाती है। प्रोडक्शन यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस करना। हम फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन देखते हैं, साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम चीज़ों की प्रोडक्शन देखते हैं। इस तरीके से सोसाइटी में जो पहले के ज़माने का सोसाइटी है, यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी है, वहाँ से भी हम प्रोडक्शन का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर हम प्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हुए देखते हैं। यहाँ पर जब हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है, वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस मैकेनिकली स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर मशीन्स के द्वारा चीज़ें प्रोड्यूस करना स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे हम आज के टाइम पर देखते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस फार्म्स है, वो तैयार हुए हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेशलाइज्ड लोग जो अलग तरीके का टास्क करते हैं, जो अपने काम में माहिर होते हैं, इस तरीके का लोगों का आना भी देखते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी तेज कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चीज़ों को प्रोड्यूस करना। यहाँ पर कौन सोशली किस तरीके का उसका इम्प्लीकेशन है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन ऑपोजिट में जब हम नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी है, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वहाँ पर हम नॉर्मली स्पेशलिस्ट ट्रेनर नहीं देखते हैं, कोई एक स्पेशल टास्क करने वाला इंसान हम नहीं देखते हैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और हर कोई अलग अलग काम कर सकते हैं। हर चीज़ हर कोई कर सकता है। यहाँ पर जब हम नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखते हैं, वहाँ पर जो मेन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है हाउस होल्ड या फिर डोमेस्टिक ग्रुप, यानी कि जो परिवार के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वो ही प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। या फिर डोमेस्टिक ग्रुप यानी कि घर के आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा मिलकर प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट स्किल वाला लोग नहीं होते हैं, स्किल्ड इंसान नहीं होते थे। फिर प्रोडक्शन के बाद जो हमारा प्रोसेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि जो भी प्रोड्यूस किया गया चीज़ें हैं उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज हम ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करते हैं, इंस्टीट्यूट अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ये हम कुछ सिस्टेमेटिक लाइंस को फॉलो करते हुए करते हैं।
इसके रिगार्डिंग हमारा दो तरीके का पैटर्न हम सोसाइटी में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हम दो अलग तरीके का पैटर्न देखते हैं। एक है इगलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इगलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में हम देखते हैं कि लोगों के बीच में चीज़ें इक्वली डिवाइड किया जाता है। वो कौन कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर लोगों में समान तरीके से चीज़ों को बांटने के ऊपर जोर दिया जाता है। अब एग्जाम्पल में हम ट्राइबल सोसाइटी को ले सकते हैं, जो लोग एक साथ कम्युनिटी बेस्ड लिविंग करते हैं। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं, अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वो लोग सारे लोग मिलकर एक साथ खेती करते हैं, लेकिन किसने कितना ज़्यादा काम किया उसके हिसाब से उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ पर लोगों में इक्वली चीज़ें बांटा जाएगा। यह है इगलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। और दूसरी तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो है स्ट्रेटिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। यहाँ पर सिस्टमेटिकली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जो हम आजकल की सोसाइटी देखते हैं, मॉडर्न सोसाइटी देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स देखी जाती है। यहाँ पर अब लोगों के स्किल के हिसाब से, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कोई अगर एक्सपीरियंस्ड इंसान हो तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, यानी कि उसको उसके पास ज़्यादा पैसा होगा। इस तरीके से जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या फिर जो भी चीज़ें है प्रोड्यूस करेगा उसको ज़्यादा दिए जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर आज के टाइम पर पीरियड पर स्ट्रेटिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखते हैं, जहाँ पर लोगों के स्किल के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनका वर्क के हिसाब से, या फिर प्रॉपर्टी उन्होंने कितनी ज़्यादा इन्वेस्ट की है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके चीज़ें लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्जम्पशन। कॉन्जम्पशन यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज तैयार की जा रही है फैक्ट्रीज में या फिर लोगों के द्वारा, वो सारे चीज़ों की कंज्यूम करने की बात की जा रही है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, टाइम टू टाइम, ये जो कॉन्जम्पशन का पैटर्न है इसमें डिफरेंसेस देखते हैं। जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पर चीज़ें कम ज़रूरत होती है, लोगों के ज़रूरतें कम होती है, इस वजह से वो लोग कंज्यूम भी कम करते हैं। लेकिन शहर में हमारा कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अलग टाइम पीरियड पे लोगों का कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा और प्लेस के हिसाब से भी कंजम्पशन पैटर्न अलग ही होगा। अब अगर हम फैमिली की बात करें, बहुत सारे अलग अलग तरीके का हम फैमिलीज देखते हैं, लेकिन हर फैमिली कुछ ना कुछ कंजम्पशन करती है। ये जो कंजम्पशन है इसको हम 3 सेट ऑफ कंडीशन के हिसाब से बांट सकते हैं, यानी कि 3 ऐसे फैक्टर्स है जिसके हिसाब से फैमिली का कंजम्पशन इन्फ्लुएंस्ड होता है। पहला है यहाँ पर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जो भी फैमिली है उसका नीड्स क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहती है, वो किस तरीके का चीज़ें कंज्यूम करेंगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई फैमिली बहुत ही हाई फाई क्लास का फैमिली है तो वो एसी चाहेगा, उसमें उसके घर में बड़ा टीवी हो, इस तरीके का चीज़ों के बारे में वो सोचेगा और वो प्रोडक्ट भी उसी तरीके से खरीदेगा। लेकिन जो गरीब है वो प्रोडक्ट उसके हिसाब से खरीदेगा कि उसके ज़रूरत के हिसाब से, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है द रिसोर्सेज अवेलेबल। जिसके पास जिस तरीके का रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वो उसी के हिसाब से कंजम्पशन करता है। जैसे गांव में रिसोर्सेज कम अवेलेबल होती है तो उनका कंजम्पशन भी उसी के ऊपर बेस्ड होता है, और ऑपोजिट में हम शहर में देखते हैं कि बहुत सारे वैरायटी होते हैं, इस वजह से उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी बदल जाता है। यहाँ पर तीसरा जो फैक्टर है वो है द कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिजायर्ड, यानी कि जो भी चीज़ें वो लोग खरीदने वाले हैं उसका कीमत क्या है। ज़्यादा कीमत वाले चीज़ें हम कम खरीदते हैं और जो कम कीमत वाले चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा खरीदते हैं। इस तरीके से ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई फैमिली कितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा या फिर कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा खरीदेगा। यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है परचेजिंग पावर के ऊपर, यानी कि किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा।
अब देखते हैं एक्सचेंज के बारे में। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज हम हर जगह पर करते हैं। हम आजकल के सोसाइटी में तो हर जगह पर एक्सचेंज देखते हैं। पुराने ज़माने का जो सोसाइटी है वहाँ पर भी एक्सचेंज हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर पैसों के बदले चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, सर्विस के बदले चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग तरीके का पैटर्न है। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब है ट्रांजिशन करना। यहाँ पर लेबर, रिसोर्सेस, प्रोडक्ट या फिर सोसाइटी सर्विसेज को सोसाइटी में ट्रांजिट करना, लोगों के बीच में बदलना, इसको ही कहा जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज सिर्फ मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सोसाइटी में नहीं देखते हैं, ये जो पुराने ज़माने का सोसाइटी है वहाँ पर भी एक्सचेंज देखा जाता है। कार्ल पोलानी ने अपनी स्टडी में देखा था कि जो एक्सचेंज है इसका मेनली 3 मूड्स है, 3 तरीके का एक्सचेंज हम देखते हैं: रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज। ये जो तीनों है, रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज, ये तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके कोई भी सोसाइटी में किस तरीके का चीज़ें एक्सचेंज होगी या फिर कोई भी चीज़ें किस तरीके से प्रोड्यूस्ड होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 मूड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये तीनों को हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी एक ऐसा एक्सचेंज का सिस्टम है जहां पर हम पैसे की एक्सचेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर चीज़ों के बदले हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विस के बदले चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, शेयर करने के लिए जब हम एक्सचेंज करते हैं तब इसको कहा जाता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी को बार्टर भी कहा जाता है। दूसरा जो सिस्टम है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जब चीज़ें लोगों के पास होती है, तब जब लोगों में इसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब इसको कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, ये लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर है मार्केट एक्सचेंज। मार्केट एक्सचेंज में हम देखते हैं कि जो मार्केट सिस्टम है वहाँ पर हम पैसों के ज़रिए यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं चीज़ों का। यहाँ पर मेनली प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल का जो हमारा सोसाइटी है, यहाँ पर मार्केट एक्सचेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी कोई दुकान पे जाओगे तो आपको पैसे देकर चीज़ें खरीदना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाकर चीज़ें एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 3 तरीके का एक्सचेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेसिप्रोसिटी यानी कि जहाँ पर हम चीज़ें या फिर सर्विसेज के बीच में अदला बदली करते हैं, यहाँ पर लोगों को हेल्प करने के लिए या फिर लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए हम रेसिप्रोसिटी करते हैं। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मार्केट एक्सचेंज में हम पैसों के द्वारा मार्केट में जाकर चीज़ों को खरीदते हैं। और मार्केट एक्सचेंज जो है आजकल के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ये तीनों को मिलाकर भी हमारा एक मिक्स्ड मूड ऑफ एक्सचेंज होता है। यानी कि ये तीनों को मिलाकर हम एक तरीके का मिक्स्ड एक्सचेंज का मूड देखते हैं। हम ये खास करके आजकल के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग तरीके का हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे रेसिप्रोसिटी, एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करना, ये भी हम घर में नॉर्मली करते हैं। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ें आई तो ये आपके परिवार के लोगों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर मार्केट में जाकर भी हम चीज़ें खरीदते हैं। इस तरीके से आज के टाइम पीरियड पर भी हम देखते हैं। और जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वहाँ पर भी हम इस मिक्स्ड मूड ऑफ एक्सचेंज देखते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट एक्सचेंज, जहाँ पर हम चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, वो भी पैसे के यानी कि मनी देकर, यानी कि पैसे देकर जब चीज़ें खरीदते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में
खासकर जो इंडिजिनस सोसाइटी है वहाँ पर मार्केट एक्सचेंज का जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था, लेकिन ज़्यादा जो हम आज के टाइम पर पैसे देकर चीज़ें खरीदते हैं वहाँ पर पैसों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर पैसे नहीं था। पैसे का जो कॉन्सेप्ट है, मनी का जो कॉन्सेप्ट है, उस टाइम पीरियड पर मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर मिलिनोस्की अपना जो स्टडी है ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में तीनों तरीके का एक्सचेंज देखा जाता है। उन्होंने दिखाया था कि जो रेसिप्रोसिटी है वहाँ पर कूला रिंग में देखी जाती है। यहाँ पर कूला रिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर दो आइसलैंड के बीच में लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, यहाँ पर चीज़ें एक्सचेंज करते थे, इसको कहा जाता है रेसिप्रोसिटी। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो भी चीफ थे यानी कि जो सरदार थे उस ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स के, उनके पास चीज़ें होती थी, उनके पास जो भी खेत में फसल होगा वो थी, वो लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग अपने कुछ मार्केट प्लेस था जहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड किया जाता था, और साथ ही साथ जो उनके आइसलैंड से आइसलैंड के अंदर में कुछ इंटरनल ट्रेड भी होती थी। इस तरीके से मेलिनोस्की ने देखा है कि जो ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स थे उनके बीच में हम तीनों मोड्स ऑफ एक्सचेंज देख सकते हैं। अब देखते हैं बार्टर का कॉन्सेप्ट। अभी हमने रेसिप्रोसिटी के बारे में पढ़ा है। रेसिप्रोसिटी को ही बार्टर कहा जाता है। जहां पर पहले के टाइम पर मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज करते थे, उस प्रोसेस को कहा जाता है बार्टर। बार्टर प्रोसेस में लोगों के बीच में गुड्स और सर्विसेज के बीच में एक्सचेंज होती थी। यहाँ पर तीन फॉर्म्स ऑफ बार्टर हम देखते हैं, यानी कि तीन तरीके से बार्टर चलती थी। एक है सर्विस फॉर सर्विस। अगर कोई इंसान आपको लिए खेत में काम कर रहा है तो दूसरे इंसान भी जाकर उसके लिए खेत में काम कर देगा या फिर कोई और चीज़ और कोई सर्विस प्रोवाइड कर देगा। फिर गुड्स फॉर सर्विस, यानी कि कोई भी चीज़ उसके पास है वो उसके बदले में वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा। फिर गुड्स के बदले में गुड्स, यानी कि किसी के पास एक चीज़ है दूसरे के पास और एक चीज़ है, वो एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज कर देंगे। ये तीन तरीके का बार्टर हम देखते हैं। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी हम बार्टर का सिस्टम देखते हैं। इंडिया में हम देखते हैं जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम भी एक बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ही है। यहाँ पर जजमानी सिस्टम इंडिया में स्पेसिफिकली देखा जाता है। ये एक बेसिकली इंडियन फेनोमेना है। यहाँ पर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के बीच में दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जजमांस, दूसरे होते हैं कामिन्स। जजमांस वो लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन होती थी, जिनके पास ज़मीन होती थी वो होते थे जजमांस, और जो लोग उस ज़मीन में जाकर काम करते थे यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते थे वो होते थे कामिन्स। यहाँ पर इंडिया में हम ये दो तरीके का लोग देखते हैं, जजमांस और कामिन्स। इन दोनों के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशन होती थी। यहाँ पर जजमांस जो है वो जगह देते थे और कामिन्स वहाँ पर काम करके उस ज़मीन से जो भी चीज़ें फसल फलती थी उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास ले आते थे। इस प्रोसेस के बारे में इंडिया में विलियम एच वाइजर ने स्टडी किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। इस बुक में उन्होंने दिखाया था कि इंडियन विलेजेस में किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। अब देखते हैं साइलेंट ट्रेड का कॉन्सेप्ट। साइलेंट ट्रेड का कॉन्सेप्ट बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये हर जगह पर देखी नहीं जाती है, बहुत कम जगह है जहां पर ये साइलेंट ट्रेड देखी जाती है। साइलेंट ट्रेड एक ऐसा एक्सचेंज का सिस्टम है जहां पर दो पार्टीज के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होती है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर चीज़ें रखी हुई होती है जिसको
कोई चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस जगह से उठा लेता है और उसके बदले में उसका ही इक्विवेलेंट और कोई चीज़ वहाँ पर रख देता है। इस तरीके से जो एक्सचेंज होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, इस ट्रेड को कहा जाता है साइलेंट ट्रेड। साइलेंट ट्रेड के बारे में स्टडी की थी हेर्स्कोविट ने। उन्होंने देखा था कि जो साइबेरिया के चुकची कम्युनिटी है उनके बीच में और अलास्का के जो लोग हैं उनके बीच में ये साइलेंट ट्रेड होता है। अब देखते हैं गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेते हैं या फिर दूसरों को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, नो गिफ्ट इज़ फ्री, यानी कि कोई भी गिफ्ट फ्री नहीं होता है। हर गिफ्ट के साथ कुछ ना कुछ उसके मीनिंग जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो गिफ्ट होता है उसके साथ सोशल, इकोनॉमिक या फिर कल्चरल मीनिंग जुड़ा हुआ होता है, जिसके वजह से लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहते हैं और लोगों के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बनी हुई होती है। इस वजह से गिफ्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। इस गिफ्ट के बारे में स्टडी की थी मार्सेल मॉस ने। मार्सेल मॉस अपने बुक द गिफ्ट में गिफ्ट किस तरीके से होती है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट क्यों देते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके का गिफ्ट क्या है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने अपने बुक में अलग अलग सोसाइटीज़ में किस तरीके से गिफ्ट लिया जाता है या फिर दिया जाता है उसके बारे में बात की थी। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया में जो गिफ्ट लिया जाता है, यानी कि जो दान या फिर दक्षिणा कहा जाता है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि मार्सेल मॉस ने देखा था कि इंडिया में भी अलग अलग जगहों पर गिफ्ट का सिस्टम है। उन्होंने बुक्स जो राम महाभारत है उसको स्टडी किया था, वहाँ पर उन्होंने देखा था कि ये गिफ्ट का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है और गिफ्ट के रिलेटेड इंडिया में भी पॉटलाश का कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा था। अब ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट का 3 बेसिक डायमेंशंस है। पहला है सोशल डायमेंशंस। जब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इसका सोशल डायमेंशन होता है। यहाँ पर लोगों के बीच में हर कोई हर किसी को तो गिफ्ट नहीं देगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्पस होती है। यहाँ पर सबसे मेन पर्पस होता है सोशल कनेक्शन। लोग एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, सोशल रिलेशन बनाए रखने के लिए एक दूसरे के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, या फिर जो लोग दे सकते हैं वो लोग गिफ्ट्स देते हैं। हम लोग जैसे हमारे शादी में या फिर कोई भी बच्चा पहला जन्म हुआ है उनको गिफ्ट्स देते हैं, ये एक सोशल कनेक्शन बनता है। फिर है इकोनॉमिक डायमेंशन। यहाँ पर बहुत बार इकोनॉमिक डायमेंशन भी देखा जाता है गिफ्ट का, यानी कि जिसके पास चीज़ें नहीं हैं उसको अगर चीज़ों की ज़रूरत होती है तो बहुत बार हम गिफ्ट के तौर पर उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। या फिर गिफ्ट को हम इकोनॉमी की तरह भी देखते हैं कि जब आपको कोई इंसान गिफ्ट देगा तो आप भी बदले में गिफ्ट उसको दोगे। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है जहां पर आजकल भी देखा जाता है कि गिफ्ट जो भी दिया गया है, किसी के शादी में जो भी गिफ्ट दिया गया है वो लोग लिख कर रखते हैं अपने घर में। जब भी वो किसी के शादी में जाते हैं वो देखते हैं कि उनको क्या गिफ्ट दिया गया है, उसके हिसाब से ही वो लोग गिफ्ट देते हैं। इसका कुछ इकोनॉमिक डायमेंशन भी होता है। फिर है पर्सनल डायमेंशन। कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं। ये 3 तरीके का डायमेंशन हम मेनली गिफ्ट का देखते हैं। अब देखते हैं सेरेमोनियल एक्सचेंज। सेरेमोनियल एक्सचेंज गिफ्ट का ही एक पोर्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी में जब भी कोई सेरेमोनी होती है वहाँ पर चीज़ें लोगों के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, किसी भी फेस्टिवल के टाइम पर चीज़ें एक्सचेंज किया जाता है। जब कोई एक सेरेमोनी के टाइम पे एक्सचेंज किया जाता है तब इसको कहा जाता है सेरेमोनियल एक्सचेंज। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉटलाश का। पॉटलाश का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉटलाश एक ऐसा सेरेमोनियल फेस्ट या फिर गिफ्ट गिविंग इवेंट है जहाँ पर चीज़ें लोगों को दी जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस पॉटलाश में लोग जो भी चीज़ें हैं, गिफ्ट्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
यहाँ पर पोटलाश का मेन मकसद होता है कि उनका वेल्थ कितना है, उनके पास कितना ज़्यादा पैसा है, ये सारी चीज़ें, वेल्थ, प्रेस्टीज, इन सारे चीज़ों को ग्लोरीफाई करना, इन सारे चीज़ों को लोगों में दिखाना कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, मैं चीज़ें इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है जो आजकल के टाइम पर भी पोटलाश देखी जाती है। लेकिन पोटलाश अगर हम नॉर्मली देखें तो ये बहुत एक ख़राब सिस्टम है जहाँ पर चीज़ें डिस्ट्रॉय की जाती है, जिसे जो चीज़ें बहुत सारे जगहों पर ऐसा है कि खाना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस तरीके का चीज़ें सोसाइटी के लिए सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर पोटलाश को माना जाता है। फ्रेंच बोअस ने पोटलाश के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस और नेचर के बारे में बात की थी। मार्सेल मॉस ने भी इंडिया में पोटलाश का कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। जो महाभारत के टाइम था, जो द्रौपदी का स्वयंवर था, वहाँ पर भी पोटलाश के बारे में उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेरेमनीज होती है इंडिया में जहाँ पर पोटलाश हम देखते हैं, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा शो ऑफ की जाती है जो कोई काम में नहीं आती है, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए चीज़ें रखी जाती है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखी है, लेकिन हॉबाउस ने प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सटेंसिवली स्टडी की है। उन्होंने देखा है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये होता है कंट्रोल ऑफ मैन ओवर थिंग्स, यानी कि चीज़ों के ऊपर जब इंसान कंट्रोल करता है तब उसको कहा जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सिर्फ हम ज़मीन को नहीं कहते हैं, ज़मीन के साथ साथ आपके पास जो चीज़ें होंगी वो आपका प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपका मोबाइल, आपका बुक, ये सारे आपका प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके से प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड को नहीं कहते हैं, लैंड के साथ साथ आपके पास जो भी चीज़ें होंगी जिसका ओनरशिप आप होंगे उसको कहा जाता है प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है और ये परमानेंट होती है और ये एक्सक्लूसिव भी होती है। प्रॉपर्टी में हम मेनली दो तरीके का प्रॉपर्टी देखते हैं, एक है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो चीज़ें किसी भी एक इंसान का पर्सनल होगा उसको कहा जाएगा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। लेकिन दूसरी तरफ होता है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी यानी कि जो लोगों के हर कोई मिलकर उसको यूज़ करेगा उसको कहा जाएगा कॉमन प्रॉपर्टी। यहाँ पर जब हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं वहाँ पर वो लोग कॉमन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। वहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस होती है, यानी कि सारे लोग मिलकर एक ही जगह पर खेती करेंगे और फिर चीज़ें एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब ये जो दोनों तरीके का प्रॉपर्टी है, प्राइवेट और कॉमन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी हम आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लोगों में ही डिवाइडेड होती है, वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो पुराने ज़माने का सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पर हम देखते हैं ये कॉमन प्रॉपर्टी का सिस्टम। यहाँ पर हमें लग सकता है कि ये जो कॉमन ओनरशिप का सिस्टम है ये लगभग आज के टाइम पर हम नहीं देखते हैं, ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं जहाँ पर हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज देखते हैं। और साथ ही साथ हिंदूज़ में, हिंदू हो या फिर कोई भी धर्म हो, वहाँ पर जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, खासकर इंडिया में जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, यहाँ पर कॉमन ओनरशिप की बात किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी ज़मीन होती है वो जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हर किसी का होता है और हर कोई मिलकर उसको करते हैं। यहाँ पर जॉइंट फैमिली में हम कॉमन प्रॉपर्टी का सिस्टम देखते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पहली बार बात की थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में इमाइल डुर्खेम ने पहली बार डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि लोगों में लेबर के ऊपर बेस करके उनको डिवाइड कर देना कि अलग अलग लोग अलग तरीके का काम करेंगे। हम इस तरीके का चीज़ें सोसाइटी में देखते हैं, इसको ही कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अलग अलग लोगों को उनकी लेबर के बेसिस पे डिवाइड कर देना।
इमाइल डुर्खिम का बुक का नाम भी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उन्होंने इस बुक में दिखाया था कि किस तरीके से पुराने सोसाइटी के मुकाबले आज के सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए ही सोसाइटी बची हुई है। लोग एक दूसरे के साथ डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। जब पुराने ज़माने की बात करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पर लोग जो होते हैं उनका कोई स्पेशल स्किल नहीं होती थी। वहाँ पर जो लोग होते थे वो लोग हर कोई एक जैसा काम करता था। इस वजह से उनका जो सॉलिडरिटी होता था वो होता था मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यानी कि उनको एक दूसरे की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। वो लोग हर कोई सेम वर्क करते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक सोशल कनेक्शन था, सोशल इंटीग्रेशन था। इसके द्वारा लोग जुड़े हुए होते थे। इसको ही इमाइल डुर्खिम कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी। और दूसरी तरफ आजकल का जो सोसाइटी है वहाँ पर धीरे धीरे हम लोगों के बीच में स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल देखते हैं। यहाँ पर लोगों का अलग अलग स्किल का पैटर्न होता है। एक इंसान अगर घर का काम कर सकता है तो कोई पढ़ाई करा सकता है, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है। इस तरीके का अलग अलग स्पेशलाइजेशन हम देखते हैं। इस वजह से लोग आजकल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आज के टाइम पर हम मॉरली लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पर लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर होंगे। अगर किसी को सोशियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत होगी तो वो मेरे पास आएगा, मैं उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके का अलग अलग लोगों का अलग तरीके का स्किल होता है। यहाँ पर लोग मॉरली एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं होते हैं। यहाँ पर आजकल के सोसाइटी में लोग डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके का सॉलिडरिटी को ही इमाइल डुर्खिम ने कहा है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, यानी कि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हमने आज के क्लास में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग वापस से क्लास को देखना। यहाँ पर जो नोट्स दिए हुए हैं इनको आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आज का क्लास खास करके जो लोग यूजीसी नेट दे रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रा ध्यान से बार बार देखना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही है। तो आज का जो ये क्लास है यहाँ पर ही मैं ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि क्लासेस किस तरीके से चल रहा है, आपको कौन सी क्लासेस की ज़रूरत हो रही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।